नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ रियासत के साथ संबंध भी। तो दिल्ली सल्तनत के मेवाड़ जो रियासत थे उसके साथ कैसे संबंध थे उस पर चर्चा करने से पहले अपने थोड़ा सा देखते हैं भी ये सल्तनत क्या थी, सल्तनत क्या थी या सल्तनत काल क्या था। ठीक है, अपने जब अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा भी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात मोहम्मद गौरी चला गया अफगानिस्तान और यहाँ का कार्यभार सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को भी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, यह था भी गुलाम, और गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो बात करेंगे पहले वंश, फिर उसका संस्थापक। ठीक है, वंश और उसका संस्थापक की बात अपने करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारत में जो सल्तनत का काल का प्रारंभ हुआ वह गुलाम वंश से हुआ भी। ठीक है, इस गुलाम वंश के बाद शासन किया खिलजी वंश ने भी। ठीक है, इस खिलजी वंश के बाद भारत में आया तुगलक वंश भी। इस तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश भी, और इस सैयद वंश के बाद आया भारत में लोधी वंश। ठीक है, तो इस गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक का जो शासनकाल था वह सल्तनत काल कहलाता है। और लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश से लोधी वंश का जो शासनकाल है वह क्या कहलाता है, सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक भी। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था भी। ठीक है, और समयावधि की बात कर ले आगे अपने, तो इसने 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश रहा। फिर बात करते हैं खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी। और ये खिलजी वंश भारत में रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आया तुगलक वंश जिसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने भी। और याद रखना भी ये एक इम्पोर्टेंट है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। और यह वंश चला था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर भारत में आया सैयद वंश और सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। और सैयद वंश भारत में चला 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर भारत में लोधी वंश आया और लोधी वंश याद रखना, लोधी वंश का जो संस्थापक है वह भी अपने लिए महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ इसका आखिरी शासक इब्राहिम लोधी वह भी अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने भी। और लोधी वंश भारत में चला 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से पराजित हुआ तब तक। तो ये जो शासनकाल था यह सारा का सारा क्या कहलाता है, सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, और इस सल्तनत काल में सिर्फ एक महिला शासक बनी थी जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, कौन बनी थी, रजिया सुल्तान में। ठीक है, तो ये तो क्या था, सल्तनत काल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी हो। तो गुलाम वंश सल्तनत काल में गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश और सैयद वंश भी।
तो ये सारे वंश मिलकर ही क्या कहलाते हैं, सल्तनत काल कहलाते हैं। ठीक है, और सल्तनत काल का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह था गुलाम वंश, और गुलाम वंश का पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो यहाँ का शासक बना था वह बना था रुकनुद्दीन फिरोजबी। ठीक है, जो एक अयोग्य शासक था भी, जिसको हटाकर फिर रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया भी। रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया भी। अब रजिया सुल्तान के बारे में क्या पढ़ते हैं अपने भी, यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। ठीक है, और उसके बाद तब से लेकर आज तक वर्तमान तक केवल 2 ही महिलाएं हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। सबसे पहले सल्तनत काल में रजिया सुल्तान बैठी, उसके बाद हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बैठे, है ना। तो एक महिला प्रधानमंत्री रही, और उससे पहले कह सकते हैं गद्दी पर कौन बैठा, रजिया सुल्तान बैठी भी। इस रजिया के बाद शासक बना बैराम शाह, फिर बना मजूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद भी। यह भी अपने लिए महत्वपूर्ण है, नसीरुद्दीन महमूद भी, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इस नसीरुद्दीन महमूद के बाद शासक बना बलबन, और बलबन के बाद बना केकुबाद, और फिर बना क्यूमर्स भी। ठीक है, तो केकुबाद और क्यूमर्स अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस क्यूमर्स को हत्या कर फिर भारत में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। अपने लिए तो इतने ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी समय बात कर ले मेवाड़ में भी। मेवाड़ रियासत की बात करें तो देखो, मेवाड़ रियासत में इस समय शासक था रावल जैत्र सिंह भी, रावल जैत्र सिंह। फिर रावल तेज सिंह है, और उसके बाद रावल समर सिंह भी। ठीक है, इस रावल समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक था रावल रतन सिंह और दूसरा था रावल कुंभकर्ण भी। तो यह तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। रावल कुंभकर्ण रतन सिंह से भी महत्वपूर्ण है भी। क्यों महत्वपूर्ण है? इस रावल कुंभकर्ण ने नेपाल में रावल ओब्लिक गुहिल वंश की नींव डाली हुई। गुहिल वंश की इसने क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? रावल कुंभकर्ण ने भी। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है भारत से बाहर राजस्थान के किस राजवंश की स्थापना हुई है? तो याद रखना गुहिल वंश या रावल वंश की, जिसकी स्थापना की थी रावल कुंभकर्ण ने। ठीक है, फिर बात करते हैं जैत्र सिंह शासक रहा 1213 से लेकर 1252 तक भी। ठीक है, अब देखो 1252 तक 1290 तक भारत में क्या कौन सा शासन रहा था? तो 1290 तक भारत में गुलाम वंश रहा था। तो इसका मतलब जैत्र सिंह के समय कौन था? गुलाम वंश का शासन था भी। ठीक है, फिर 1252 से लेकर 1267 तक कौन था? तेज सिंह। इसके समय भी किसका शासन था? सल्तनत काल में किसका शासन था भी? गुलाम वंश का। लेकिन रावल समर सिंह के समय यह 1267 से लेकर 1301 तक शासक रहा भी। तो इसने क्या किया? इसने न केवल सल्तनत काल में गुलाम वंश को देखा, बल्कि खिलजी वंश की स्थापना भी इसके समय हो चुकी थी भी। ठीक है, फिर रावल रतन सिंह की बात करते हैं। जब उस पर आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक है, तो रावल रतन सिंह का कार्यकाल रहा 1301 से 1303 ईस्वी तक।
ठीक है, तो ये था एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी। ठीक है, तो क्या देखा, रावल जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इनके समय कौन था, गुलाम वंश, और फिर आया खिलजी वंश भी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने चित्तौड़ आक्रमण में। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ, 1227 ईस्वी में, और उस समय युद्ध हुआ बुताला का युद्ध भी, या बूतला का युद्ध भी। ठीक है, अब देखो 1227 में शासक कौन है, रावल है जेतर सिंह। तो जेतर सिंह है वर्सेस इल्तुतमिश भी। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इसमें जेतर सिंह जीत गया, इल्तुतमिश हार गया। लेकिन इस इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया भी, नागदा को नष्ट कर दिया। और नागदा उस समय मेवाड़ की राजधानी होती थी भी। ठीक है, अब नागदा को नष्ट कर दिया, जो जेतर सिंह ने नई राजधानी बनाई, किसे, चित्तौड़ को। तो याद रखना, यहाँ से चित्तौड़ है वह प्रमुख सामरिक केंद्र बन गया भी, किसके समय से, जेतर सिंह से। तो सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, जेतर सिंह ने। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं 1248 का मेवाड़ अभियान भी। ठीक है, तो 1248 में देखो शासक कौन है, इधर तो जेतर सिंह है भी। ठीक है, कौन है, जेतर सिंह। जेतर सिंह वर्सेस ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, नसीरुद्दीन महमूद भी। और इस आक्रमण में नसीरुद्दीन महमूद पराजित हो गया और जेतर सिंह फिर से विजय हो गया भी। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां तक तो चला जेतर सिंह भी। फिर क्या हुआ, जेतर सिंह के बाद शासक बना तेज सिंह भी। तो आगे बात करते हैं तेज सिंह। ठीक है भी, इस तेज सिंह ने उपाधि धारण की, उपाधि धारण की किसकी, परम बट्टारक महाराजा धीराज में। परम बट्टारक महाराजा धीराज क्यों धारण की, क्योंकि इसने बलबन को पराजित किया भी, बलबन को पराजित किया। तो बलबन को पराजित करने के बाद इसने परम बट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो अपने पहले पड़ा प्रतिहार शासक थे वह इस उपाधि को धारण करते थे, तो इसने भी इस उपाधि को धारण किया परम बट्टारक महाराजा धीराज की, तेज सिंह ने बलबन को पराजित करने के बाद में। ठीक है, तो फिर से देखते हैं चित्तौड़ आक्रमण 1227 ईस्वी में, जहां बूतला का युद्ध हुआ जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भी। और इसमें जीता कौन, जेतर सिंह, इल्तुतमिश पराजित हो गया। अब एक चीज और याद रखना, इस युद्ध की जानकारी भी, जानकारी ग्रंथ हमीर मद मर्दन से। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है हमें ग्रंथ हमीर मद मर्दन से, जो किसने लिखा था, जय सिंह सूरी ने। इसके लेखक थे जय सिंह सूरी। तो यह ग्रंथ तो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं 1248 ईस्वी का मेवाड़ अभियान, जिसमें जेतर सिंह पर नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया और नसीरुद्दीन महमूद पराजित हो गया।
तेज सिंह ने उपाधि धारण की परम बटारक महाराजाधिराज की। कब? बलबन को पराजित करने के बाद। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, भारत में खिलजी वंश आया और उस समय जो शासक था वह था रावल रतन सिंह भी। ठीक है, तो रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में आपस में टकराव के कई प्रमुख कारण रहे थे भी। ठीक है, तो अपने बात कर लेते हैं, इसी को हेडिंग देते हैं खिलजी साम्राज्य का मेवाड़ से टकराव। खिलजी साम्राज्य का मेवाड़ से टकराव में। ठीक है, इस टकराव के कारण क्या थे? पहला था 1201 के मतलब अलाउद्दीन खिलजी का 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान में, ठीक है, 1299 पर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के रावल रतन सिंह ने जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजस्थान से गुजर रही थी उससे दंड वसूला भी। ठीक है, तो लिखना देखना, रतन सिंह ने एक की सेना से कर या दंड वसूला भी। ठीक है, तो यह एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। एक की जा रही सेना से क्या किया उसने? कर वसूला भी। किसने? रावल रतन सिंह ने, जिसकी जानकारी मिलती है हमें ग्रंथ तीर्थ कल्प से। जानकारी ग्रंथ तीर्थ कल्प से भी। ठीक है, इस ग्रंथ तीर्थ कल्प में लिखा गया है भी रतन सिंह ने गुजरात से लौटती हुई सेना को से क्या दंड वसूला था भी। ठीक है, और इसके लेखक कौन हैं? जीन प्रभु सूरी। जीन प्रभु सूरी। ठीक है, तो जीन प्रभु सूरी ने ग्रंथ लिखा तीर्थ कल्प, जिसमें कहा किसी ने कर वसूला था। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था? टकराव, कारण कर लेना पूरी हेडिंग कारण। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या था? मेवाड़ का सामरिक व सांस्कृतिक महत्व भी। सामरिक व सांस्कृतिक महत्व। जब दिल्ली की सेना गुजरात जाती तो उसकी क्या थी? सामरिक व सांस्कृतिक, यानी भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व था वह बहुत ज़्यादा था। किसका? मेवाड़ का, इसलिए भी उसने आक्रमण कर दिया। तीसरा क्या था? एक की साम्राज्यवादी नीति भी। ठीक है, अपनी पिछली क्लासों में इनको देख चुके हैं। इसने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया था, मतलब अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार लगातार कर रहा था। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या था? एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसने एक उपाधि भी धारण की थी भी। कौन सी? सिकंदर ए सानी। तो यह भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। किसकी उपाधि है? अलाउद्दीन खिलजी की। इसके अलावा ग्रंथ पद्मावत के अनुसार पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए पद्मिनी को प्राप्त करने हेतु आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भी। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण थे अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण भी। क्लियर है? फिर देखो, अब बात करें घटनाक्रम भी। घटनाक्रम क्या हुआ? 28 जनवरी 1303 को
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया और इसके साथ आया अमीर खुसरो भी, ठीक है, जिसने ग्रंथ लिखा खजाइन उल फतूह व तारीख इलाही भी। 8 माह तक इसने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रखा, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ भी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राशन खत्म हो गया तो उसके लिए बाद में दुर्ग का दरवाज़ा खोलना पड़ा। कुछ ने कहा सैनिकों ने अंदर प्रवेश कर लिया, सल्तनत काल के सैनिकों ने, फिर उनके बीच में युद्ध हुआ भी, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं घटनाक्रम में। घटनाक्रम, ठीक है। सबसे बड़ी बात कब हुआ, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को, ठीक है, को एके रवाना हुआ या एके ने प्रस्थान किया। कौन कौन था, एके व अमीर खुसरो भी, ठीक है। इस अमीर खुसरो का ग्रंथ है जिसमें अपने को जानकारी मिलती है खजाइन उल फतूह है, और एक ग्रंथ है तारीख ए इलाही, ठीक है। इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि एके ने 8 माह तक चित्तौड़ को घेरे रखा, चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रखा, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ, घेरे रखने के बाद भी इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर इसने कुछ राशन वगैरह की कमी आ गई या कुछ और कारण है। एक मलिक मोहम्मद जायसी क्या कारण देता है वो भी पढ़ते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, उसके अनुसार जब 8 माह तक घेरा डाले रखा तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से कहा कि देख रतन सिंह, चलो कोई बात नहीं, मैं आक्रमण करने के लिए आया, मैं इन बातों को बोलता हूँ, तू एक काम कर ले, मेरे को तो एक बार तेरी रानी पद्मिनी के दर्शन करा दे, मैं उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो रतन सिंह ने कहा अभी तेरे को कैसे पता चला, अभी पद्मिनी मेरी रानी है। तो फिर एक काम वो कहता है, रानी पद्मिनी के पास एक हीरामंत होता था जो एक बार शिकारी ने पकड़ लिया और दिल्ली दरबार में बेच दिया। और इसी रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का जादूगर भी रहता था, तांत्रिक रहता था वे। तो राघव चेतन की एक बार रतन सिंह के साथ थोड़ी अनबन हो गई और रतन सिंह ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया। तो इस राघव चेतन ने बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया और उसको उकसाया कि तू जाकर आक्रमण कर भी, ठीक है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने रतन सिंह के सामने शर्त रखी कि देख सीधी सी बात है, मेरे को एक बार दर्शन करा दे, उसके बाद चला जाऊंगा। रतन सिंह ने कहा कोई बात नहीं। तो रतन सिंह ने क्या किया, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पद्मिनी तालाब है भी और पद्मिनी महल है, उस पद्मिनी महल के गेट में उसको बिठाया। उस पद्मिनी की परछाई पड़ी तालाब में भी, तालाब के पानी में। फिर एक क्या था, उसके पास एक बगीचा था, उसके अंदर गोल एक कमरा बनाया गया, उसमें चारों तरफ शीशे लगाए गए। अब वो पद्मिनी की परछाई पड़ी पानी में, पानी से पड़ी उन शीशों में, और शीशों में चारों तरफ फैलती हुई बाहर पहुंची किसके पास है, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और खिलजी ने जैसे ही उसको देखा, देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया और उसने तुरंत तलवार निकाली, रतन सिंह के गले पर लगा दी, या तो पद्मिनी दे दे या मार दूंगा, ठीक है। और उसके बाद रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया और पद्मिनी के लिए मैसेज छोड़ गया, अगर अपने पति को सुरक्षित चाहती है तो तू दिल्ली पहुंच जाना, ठीक है। फिर पद्मिनी है वो दिल्ली वे अपने सैनिकों को ले जाती है वेश बदलकर और अपने पति को छुड़ाकर वापस आती है। फिर घेरा डालते हैं और फिर आक्रमण होता है। यह सारी कहानी कहाँ लिखी हुई है, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ है पद्मावत में लिखी हुई है। जबकि अन्य इतिहासकार क्या कहते हैं, भी इसने 8 माह तक चित्तौड़ को घेरे रखा और उसके बाद रावल रतन सिंह, गोरा व बादल,
गोरा व बादल। इनमें गोरा क्या था, चाचा था, और बादल क्या था, भतीजा था, और दोनों के दोनों महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक थे भी। ठीक है। और इसके साथ लक्ष्मण सिंह व उसके 7 पुत्र भी। ठीक है। किसके, लक्ष्मण सिंह व 7 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए भी, और रानी पद्मिनी ने कर लिया जौहर भी। ठीक है। तो फिर से देखते हैं। तो ये तो कहानी समझ में आ गई, जो महत्व था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की जानकारी मिली जीन प्रभु सूरी के तीर्थ कल्प से। फिर पद्मावत के अनुसार पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी रवाना हुआ। अमीर खुसरो साथ था। 8 माह तक चित्तौड़ को घेरे रखा, और उसके बाद उनमें आपस में युद्ध हुआ। रतन सिंह, गोरा व बादल, लक्ष्मण सिंह व उसके 7 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है। अब इनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद रानी पद्मिनी ने क्या किया, जौहर किया भी। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया भी, साथ अग्नि जौहर किया, अग्नि जौहर किया भी। ठीक है। और अपने इसने जौहर कर लिया, रतन सिंह ने केसरिया कर लिया, और तो जौहर और केसरिया दोनों हो गया। तो ये क्या हो गया, मेवाड़ का प्रथम शाका भी। याद रखना, मेवाड़ का प्रथम शाका भी कब हुआ, 1303 ईस्वी में। और राजस्थान का प्रथम शाका अपने पढ़ा था 1301 में रानी रंगदेवी ने किया था भी। याद आया। ठीक है। तो पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया, जौहर कर लिया। ठीक है। फिर 25 अगस्त 1303 AK का चित्तौड़ पर अधिकार भी, पर अधिकार। ठीक है। फिर बात करते हैं 26 अगस्त 1303। ठीक है। AK की सेना ने कत्लेआम मचाया भी, कत्लेआम किया। ठीक है भी। यह इतना भयंकर नरसंहार था कि इसमें 30,000 किसान और उनके परिवार मारे गए। 30,000 किसान परिवार व परिवार सदस्य मारे गए भी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी खुंगस निकालने के लिए बहुत ही भयंकर नरसंहार किया था, खून की नदियां बहा दी। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एके ने प्रशासन सौंपा अपने पुत्र खिज्र खां को। अब ये खिज्र खां वो सैयद वंश वाला नहीं है अभी, ये तो इसका बेटा है खिज्र खां ने। और चित्तौड़ का नाम रखा, चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। ठीक है। किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। उसके बाद इस खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया भी, गंभीरी नदी पर पुल बनवाया भी। ठीक है। फिर इसने क्या किया, मुछाला मालदेव को
कार्यभार सौंपकर दिल्ली चला गया। भी दिल्ली चला गया कौन है? खिज्र खां भी, क्योंकि अपने पिताजी के बगैर मन नहीं लग रहा था और उसको छोड़कर वो दिल्ली चला गया। भी कुछ समय बाद इस मुसाला मालदेव का बेटा जैसा शासक बनता है और इस जैसा को 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया पराजित कर देता है और पराजित करके यहाँ पर सिसोदिया राजवंश की नींव डालता है। भाई ठीक है, भी जैसा को पराजित किया हमीर सिंह सिसोदिया ने भी, और उसके बाद मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली गई। भी तो खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा गया और पद्मिनी ने अग्निजोर किया 1600 महिलाओं के साथ। अब बात करते हैं हमीर सिसोदिया की। हमीर सिसोदिया की, ठीक है। अब देखो यह जो हमीर है, याद रखना हमीर सिसोदिया है, इसने 1326 ईस्वी में जैसा को पराजित कर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली हुई। सिसोदिया राजवंश की नींव स्थापना की या नींव डाली। तो यह भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हमीर सिसोदिया ने 1326 में की थी भी, ठीक है। इसीलिए इस हमीर को, ठीक है, क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कब कहा गया? अभी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में, 2 बार तो इसको कहा जा चुका है मेवाड़ का उद्धारक। किसको? हमीर सिसोदिया को, ठीक है। इस हमीर ने सिंगोली का युद्ध भी, और कहाँ लड़ा गया? बांसवाड़ा में, ठीक है। अब याद रखना एक गिंगोली का युद्ध आएगा भी। गिंगोली का युद्ध तो अपने राजस्थान से संबंधित है भी। जब कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ तो उस समय गिंगोली का युद्ध हुआ भी, ठीक है। ये कौन सा युद्ध है? सिंगोली का युद्ध भी, ठीक है। युद्ध बांसवाड़ा में किसके बीच? हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बीच में हुआ, जिसमें MBT मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हुआ और हमीर सिसोदिया जीत गया। फिर 1310 ईस्वी का फारसी लेख मिला है, एक फारसी लेख मिला है, ठीक है। इसे 1310 ईस्वी के फारसी लेख में एक्के को, ठीक है, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा है। एक्के को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा इसी से जानकारी मिलती है कि इसने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। फिर बात करते हैं पद्मिनी की कथा भी। पद्मिनी कथा भी, ठीक है, कौन सी थी? पद्मावत ग्रंथ भी, ठीक है। इसका लेखक था मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और यह ग्रंथ लिखा कब गया? 1540 ईस्वी में, जबकि घटनाक्रम कब हुआ? 1303 ईस्वी में। तो देखो 1303 और 1540 के बीच में तो भाई 200
37 वर्ष का फर्क आ गया। और 237 वर्ष में तो कथा का अनकथा बनना ही बनना है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कथा थी वो मैं आपको पहले बता चुका था। अब इस कथा के समर्थक भी कौन कौन इतिहासकार मानता है कि पद्मिनी वाली कथा बिल्कुल सत्य है भी? एक डॉक्टर दशरथ शर्मा और एक गोपीनाथ शर्मा भी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा व गोपीनाथ शर्मा तो क्या कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है। इस ग्रंथ में बिल्कुल सही कहा गया है भी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। लेकिन नकारने वाले या विरोधी भी, विरोध या न मानने वाले, विरोध करने वाले, ठीक है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है BS लाल का। ठीक है, BS लाल ने सबसे पहले कहा था ये, सॉरी KS लाल थे, BS लाल ने, KS लाल ने कहा था कि यह कथा कोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। एक थे बनारसी प्रसाद भी, बनारसी प्रसाद, और एक थे गौरीशंकर ओझा भी। इन तीनों ने इस कहानी को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा पद्मिनी को लेकर नहीं, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत एक ने आक्रमण किया था रतन सिंह पर भी। ठीक है, अब ये पद्मिनी कौन थी भी? ठीक है, ये पद्मिनी भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये पद्मिनी क्या थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी भी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी भी। ठीक है, और सिंहल द्वीप किसे कहा जाता है? श्रीलंका में, वर्तमान में श्रीलंका। ठीक है, और यह राजकुमारी थी और गंधर्व सेन की पुत्री थी भी, की पुत्री थी। ठीक है, इसके पास एक तोता था, और तोता भी कौन सा था? हिरामन जाति का तोता था। ठीक है, जो कि हूबहू मनुष्य की भाषा में बात करता है। ठीक है, पति का नाम पता ही है, रावल है रतन सिंह। ठीक है, और एक वो जादूगर था राघव चेतन भी, राघव चेतन भी। और राघव चेतन क्या था? जादूगर था भी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं तांत्रिक था, जादूगर या तांत्रिक राघव चेतन भी। ठीक है, इसके साथ साथ अपने को नागमती के भी सती होने के उल्लेख मिलते हैं, याद रखना इस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, नागमती यहां लिख देता हूं मैं, नागमती प्लस पद्मनी दोनों के सती का उल्लेख मिलता है भी। यहां पर सती का उल्लेख मिलता है, जबकि सती प्रथा तो क्या कहती है? मृत्यु में जलाने के बाद सती होते हैं, है ना, जो अपने पति है उसकी शव के साथ जलना, जबकि जो जोहर होता है वो पहले ही कर लिया जाता है। ठीक है, तो नागमती व पद्मिनी के सती होने की जानकारी मिलती है किसमें? पद्मावत ग्रंथ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इस कहानी के बारे में कुछ रूपकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रूपकों का प्रयोग किया गया है, रूपकों का प्रयोग। अब ये रूपक क्या होते हैं भी? ये अलंकार होते हैं। हिंदी साहित्य जिसके पास हो उसने पढ़ा होगा रूपक क्या होता है। रूपक एक अलंकार का नाम होता है जिसमें एक सिंबल के रूप में या दूसरे को सिंबल को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे एक रूपक हुआ भी शरीर, ठीक है, एक हुआ बुद्धि, एक हुआ मन। ठीक है, तो शरीर है, बुद्धि है, मन है, गुरु है, एक था शैतान, तो गुरु है और शैतान है। ठीक है, इसके अलावा माया,
आदि रूपकों का प्रयोग किया गया है। अब ये रूपक क्या होते हैं? शरीर, शरीर के रूप में किसको दर्शाया गया है? अभी किसके बारे में शरीर कहा गया है? चित्तौड़ को शरीर कहा गया है अभी, ठीक है। बुद्धि किसे कहा गया? पद्मनी को बुद्धि कहा गया भी, ठीक है। फिर बात करते हैं, मन कहा गया रतन सिंह को, ठीक है। गुरु कहा गया हीरामन तोते को, हीरामन को। शैतान कहा गया राघव चेतन को, और माया कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को भी। क्लियर है? तो रूपक का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, और रूपक के रूप में किसको क्या दर्शाया गया है? आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है भी। तो शरीर का चित्तौड़गढ़ को, मन का रतन सिंह को, बुद्धि, यानी इनके लिए शब्द यूज न करके ये रूपक लगाए गए हैं भी। बुद्धि, बुद्धि मतलब पद्मनी, गुरु हीरामन, शैतान राघव चेतन, और माया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। और एक विशेष टॉपिक था जो छोटा सा ही है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाएं भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।